Hello everyone, myself Sarika Gautam and I'm your inorganic chemistry teacher. Welcome to official YouTube channel of Pansal Academy. जैसे कि आप लोगों को पता है हम 75 मोस्ट प्रोबेबल कॉन्सेप्ट फॉर CSR नेट केमिकल साइंस के लिए कर रहे हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मेटल कार्बोनिल्स। ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड का काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। आज जो हम इसमें क्वेश्चंस करने वाले हैं वो है स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी, बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड ऑर्डर, स्टेबिलिटी। ठीक है, इन एरियाज से जो भी क्वेश्चंस बनते हैं मेटल कार्बोनिल्स के हम वो आज डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, जैसे कि मेटल कार्बोनिल, तो जब भी हमारे पास क्या होता है मेटल कार्बोनिल के बीच में बॉन्डिंग होती है तो हमारे पास बेसिकली क्या होता है, हमारे पास मेटल कार्बन का बॉन्ड स्ट्रांग होता है, कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड वीक हो जाता है। ठीक है, तो जिसकी वजह से मेटल कार्बन की जो स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी है वो इंक्रीज कर जाती है और जो हमारे पास स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी है कार्बन ऑक्सीजन की वो डिक्रीज कर जाती है। ठीक है, तो स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसीज के यहाँ से क्वेश्चन आ जाते हैं। सिमिलरली बॉन्ड लेंथ भी यहाँ पे कुछ बढ़ रही है कुछ घट रही है, वैसे स्टेबिलिटी भी यहाँ पे कुछ बढ़ रही है कुछ घट रही है। तो हमारे पास क्या है, डिफरेंट आपको कॉम्प्लेक्सेस दिए जाते हैं और ऑर्डर पूछा जाता है बेसिकली स्टेबिलिटी का, स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी का, बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड ऑर्डर, ये सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं डिफरेंट डिफरेंट मेटल कार्बोनिल्स के लिए। ठीक है, तो आज हम यही क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो अभी स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। सबसे पहले तो हमारे पास जो मेटल कार्बोनिल्स होते हैं, मेटल कार्बोनिल्स वो हमारे पास दो तरह के होते हैं। ठीक है, एक तो हो गए हमारे पास होमोलैप्टिक। ठीक है, और एक हो गए हमारे पास हेट्रोलैप्टिक। ठीक है, होमोलैप्टिक का मतलब है कि हमारे पास, होमो का मतलब क्या होता है सेम, यानी कि सारे के सारे जो लिगेंड्स होंगे वो मेटल कार्बोनिल्स ही होंगे। हेट्रो मतलब डिफरेंट, कि जो हमारे पास लिगेंड्स होंगे कुछ मेटल कार्बोनिल्स होंगे, मतलब कुछ कार्बोनिल्स होंगे, कुछ हमारे पास कुछ और होंगे लिगेंड्स। ठीक है, जैसे कि इसका एग्जांपल हो गया CrCO6। ठीक है, वैसे ही निकल CO4। ठीक है, इसमें सारे के सारे 6 लिगेंड्स एंड 4 लिगेंड्स क्या है हमारे पास कार्बोनिल्स है, तो ये होमोलेप्टिक मेटल कार्बोनिल्स हो जाएंगे। हेट्रोलेप्टिक में क्या होगा, जैसे कि हमारे पास क्रोमियम हो गया, 4 कार्बोनिल हो गए और हमारे पास PPH3 हो गए। ठीक है, और हमारे पास क्या हो गए, ये PPH3 हो गए सपोज। ठीक है दो ये हो गए। ठीक है, ओके तो अब देखो क्या है हमारे पास, कि यहाँ पे मेटल है और हमारे पास बाकी जो लिगेंड्स है वो हमारे पास कुछ कार्बोनिल है कुछ कोई और लिगेंड है। ठीक है, तो इनको हमने हेट्रोलेप्टिक बोल दिया, इनको हमने होमोलेप्टिक बोल दिया। ठीक है, अब देखो अगर हम सिर्फ न्यूट्रल कार्बोनिल की बात करते हैं, न्यूट्रल कार्बोनिल। ठीक है, अगर हम सिर्फ न्यूट्रल कार्बोनिल की बात करते हैं, जैसे कि हमारे पास निकल CO4 हो गया, CrCO6 हो गया, जिनके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले वेनेडियम का लेते हैं, वो क्या बनेगा, वेनेडियम CO6। ठीक है, उसके बाद अगर हम लेंगे क्रोमियम का तो हमारे पास क्या बनेगा, क्रोमियम CO6। ठीक है, अगर हम मैग्नीज का लेते हैं तो बन जाएगा मैग्नीज CO6। ठीक है, CO5 लेते हैं इसका। ठीक है, और वैसे ही अगर हम कॉपर का लेते हैं तो CuCO4 बन जाएगा। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट निकाले तो क्या हो जाएगा, वेनेडियम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं हमारे पास अच्छा, हमारे पास क्या है, ये बेसिकली न्यूट्रल है ना, जैसे है ना, तो ये बन जाएगा हमारे पास 4s2 3d3। ठीक है, 4s2 3d3, और ये कार्बोनिल के इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास कितने आ जाएंगे, 12। ठीक है, तो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए टोटल हमारे पास, 5 + 12 कितने हो गए, 17 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। ठीक है, उसके बाद देखो क्रोमियम के 6 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, और हमारे पास कार्बोनिल के 12 इलेक्ट्रॉन्स, तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन काउंट कितना हो गया, 18। यहाँ पे मैग्नीज के कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7, कार्बोनिल के 10, तो टोटल इलेक्ट्रॉन हो गए 17। यहाँ पे हमारे पास क्या है, कॉपर के हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, कॉपर के वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं 4s1 3d10, तो बेसिकली कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 11। ठीक है, साथ में कार्बोनिल के कितने हो गए हमारे पास 8, 4 2 8। एक कार्बोनिल कितने इलेक्ट्रॉन डोनर होता है, 2 इलेक्ट्रॉन डोनर होता है ना, कितने हो गए 8। तो कितने आ गए यहाँ पे हमारे पास इलेक्ट्रॉन, 19।
तो हम देख सकते हैं कि जब भी हमारे पास देखो, अगर हम वेनेडियम का अगर एटॉमिक नंबर बताए तो वो कितना होता है 23। ठीक है। और अगर हम बात करें जैसे मैग्नीज के, तो मैग्नीज का एटॉमिक नंबर कितना होता है 20, हमारे पास 5, इसका कितना होता है 24। ठीक है। और कॉपर का कितना होता है 29। तो बोलने का मतलब ये है, जब भी हमारे पास कैसी होती है, ऑड नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर होगा, जब भी हमारे पास कैसा होगा, ऑड नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर होगा, तो हमारे पास कभी भी वो 18 इलेक्ट्रॉन रूल को सेटिस्फाई नहीं कर रहा होगा। अब 18 इलेक्ट्रॉन रूल को अगर सेटिस्फाई करवाना है तो उसमें दो चीजें हो सकती हैं। ठीक है। क्या देखा हमने कि जो ऑड नंबर ऑफ, अगर हम न्यूट्रल कार्बोनिल्स की बात करें तो वो 18 इलेक्ट्रॉन रूल को सेटिस्फाई नहीं करवाती है। ठीक है। अगर 18 इलेक्ट्रॉन रूल को सेटिस्फाई करवाना है, ठीक है, तो क्या होना चाहिए हमारे पास, तो हमारे पास दो मेथड्स होते हैं। ठीक है। फर्स्ट क्या होता है, एक तो होता है डाइमराइजेशन, डाइमराइजेशन। ठीक है। और जो सेकंड होता है वो होता है बाय इलेक्ट्रॉन कैप्चर। इंपॉर्टेंट है देखो ये, बाय इलेक्ट्रॉन कैप्चर। ठीक है। ये दो मेथड होते हैं। अब डाइमराइजेशन का मतलब क्या है, देखो डाइमराइजेशन का, अगर हम बात करें कोबाल्ट CO4 की, तो हमारे पास क्या होता है, ये देखो इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट कितना होगा, कोबाल्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है 9। ठीक है। 4s2 3d7। ठीक है। और इसके कितने हो गए टोटल इलेक्ट्रॉन 8। ठीक है। एक कार्बन दो इलेक्ट्रॉन देगा ना, टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 17। अब 17 इलेक्ट्रॉन्स है, यानी कि हमारे पास क्या है, जो ये कॉम्प्लेक्स है वो स्टेबल नहीं है। तो इसको कॉम्प्लेक्स को स्टेबल करवाने के लिए हम क्या करवा सकते हैं, इसमें डायमेराइजेशन भी करवा सकते हैं या फिर इलेक्ट्रॉन कैप्चर भी करवा सकते हैं। देखो डाइमराइजेशन करवाओगे तो क्या बनेगा, ये CO, इसमें 4 लिगेंड्स है, CO4, एक तो ये वाला हो गया। वैसा ही डाइमर जब बनेगा तो ऐसा ही दूसरा के साथ ये जुड़ जाएगा, CO CO4 ऐसे। ठीक है। एक एक इलेक्ट्रॉन जो अनपेयर्ड होता है वो हमारे पास इन दोनों के बीच में बॉन्डिंग होके वो पेयर्ड अप हो जाएगा। ठीक है। हुआ क्या यहाँ पे हमारे पास अब देखो, इसमें कितने थे पहले, 17 इलेक्ट्रॉन थे। ठीक है। 17 इलेक्ट्रॉन थे और दूसरे कोबाल्ट के साथ एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया। अब कितने इलेक्ट्रॉन हो गए इसके अराउंड 18 इलेक्ट्रॉन। सिमिलरली इसमें भी कितने इलेक्ट्रॉन हो गए 18 इलेक्ट्रॉन। तो अब ये कैसी है, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन बन गई। ठीक है। इसलिए डाइमराइजेशन हुई। तो एक तो है कि डाइमराइजेशन, सेकंड हो गया कि हमारे पास इलेक्ट्रॉन कैप्चर भी तो हो सकता था। कैसे, जैसे कि CO4 है, अगर हमने इसको सोडियम मेटल में डाला या फिर सोडियम मेटल जैसे इसके अंदर डाला तो क्या बन जाएगा, सोडियम। ठीक है। इसके अंदर डाला, ठीक है, प्लस Hg, हमारे पास क्या बन जाएगा, यहाँ पे सोडियम एक इलेक्ट्रॉन देगा, ये कैप्चर कर लेगा, क्या बन जाएगा CO CO। CO4 के ऊपर क्या है, कोई चार्ज नहीं है, तो इस पे एक नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, तो ये बन जाएगा। पहले इसमें इलेक्ट्रॉन कितने थे, 17 थे, एक नेगेटिव चार्ज हो गया, यानी कि इलेक्ट्रॉन काउंट कितना हो गया इसका 18, यानी कि ये अब स्टेबल है। ठीक है। तो इस तरह से हम करते हैं। अब देखो आपने किस में डाइमराइजेशन करवानी है, किस में आपको इलेक्ट्रॉन कैप्चर करवाना है, अब हम ये समझेंगे। हमेशा याद रखना, डाइमराइजेशन जब हो रही है, ठीक है, जब हमारे पास क्या हो रहा है, डाइमराइजेशन हो रही है, ठीक है, तो हमारे पास क्या हो रहा है कि जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है ना एक से। जैसे कि इसमें देखो कोऑर्डिनेशन नंबर कोबाल्ट के अराउंड पहले 4 था, अब दूसरे अब कितना हो गया इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 5। और हमेशा याद रखना है कि जब भी हम किसी मेटल कॉम्प्लेक्स में डाइमराइजेशन करवाएंगे तो वो कोऑर्डिनेटिवली अनसैचुरेटिव होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, कोऑर्डिनेटिवली अनसैचुरेटेड। ठीक है। अनसैचुरेटेड। ठीक है। मतलब कि उसमें क्या है, कोऑर्डिनेशन नंबर जो है वो लेस देन 6 होना चाहिए। ठीक है। अगर उसमें कोऑर्डिनेशन नंबर लेस देन 6 होगा ना, तभी उसमें डाइमराइजेशन होना पॉसिबल होगी, क्योंकि अगर उसमें कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा तो डाइमराइजेशन के बाद कोऑर्डिनेशन नंबर 7 हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या हो जाएगी, स्टेरिक हिंड्रेंसेस काफी ज्यादा बढ़ जाएगी और हमारे पास जो स्टेबिलिटी है वो डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है। तो आपने ध्यान रखना है कि डाइमराइजेशन के लिए कोऑर्डिनेशन नंबर 6 से कम होना चाहिए। ठीक है। अब देखो, जैसे कि इसी पे हम एग्जांपल से समझते हैं इसी चीज को। हमारे पास है वेनेडियम CO6। ठीक है। इलेक्ट्रॉन कितने होंगे इसमें इसमें हो जाएंगे, वेनेडियम में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं 4s2 3d3, यानी कि 5 इलेक्ट्रॉन। ठीक है। 6 2 12 इसके, तो इसमें कितने कार्बोनिल के इलेक्ट्रॉन, तो कितने हो गए इसमें 17 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब 17 इलेक्ट्रॉन है तो दो मेथड पॉसिबल है। एक तो हो गया हमारे पास डाइमराइजेशन, ठीक है, डाइमराइजेशन।
और दूसरा जो मेथड है वो हमारे पास हो गया क्या, इलेक्ट्रॉन कैप्चर, है ना, इलेक्ट्रॉन कैप्चर। अब देखो अगर इसमें डाइमराइजेशन करवाएंगे तो क्या बनेगा, VCO6 VCO6, ठीक है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन काउंट तो कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। पहले इसके 17 इलेक्ट्रॉन खुद के थे, एक इसके साथ भी शेयर कर लिया तो 18 इलेक्ट्रॉन। बट कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो रहा है हमारे पास, 7 हो रहा है। और जब कोऑर्डिनेशन नंबर 7 होगा, स्टेरिक हिंड्रेसेस काफी बढ़ जाएंगे, जिसकी वजह से स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। यानी कि इस केस में हमारे पास डाइमराइजेशन नहीं हो सकती है। तो यहाँ पे क्या हो सकता है, इलेक्ट्रॉन कैप्चर। वहीं अगर इसको सोडियम अमालगम में रखें तो क्या बन जाएगा, VCO6, ठीक है। क्या बन गया हमारे पास, ये बन गया, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या है, इसका इलेक्ट्रॉन काउंट कितना हो गया, 18 हो गया, ठीक है। तो ये हमारे पास पॉसिबल है, ठीक है। अब देखो, मेटल कार्बोनिक समझने से पहले ना हमें एक चीज समझनी पड़ेगी, क्या, मेटल मतलब कार्बोनिल सीओ का हमारे पास मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम कैसा होता है, ठीक है। तो इसकी डायग्राम की बात करें हमारे पास सिग्मा 1 है, सिग्मा स्टार 1 है, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, कितने इलेक्ट्रॉन है इसमें, 6 + 8 कितने हो गए, 14 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। 14 इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन लेस देन इक्वल टू 14, यानी कि यहाँ पे क्या होगी, मिक्सिंग होगी, ठीक है। मिक्सिंग होगी तो हमारे पास आएगा सिग्मा स्टार 2s, फिर आ जाएगा पाई 2px, क्योंकि मिक्सिंग होगी ना, पाई 2py, सिग्मा 2pz, ठीक है। फिर आ जाएगा पाई स्टार 2px इक्वल्स टू पाई स्टार 2py, ठीक है। और सिग्मा स्टार 2pz, ठीक है। 14 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो अगर हम इसका डायग्राम बनाते तो कैसे बनेगा, 2p का बनाते हैं, ठीक है। ये है कार्बन का 2p, ठीक है। ये है कार्बन का, ठीक है। और ये ऑक्सीजन का, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है उसके ऑर्बिटल्स की एनर्जी कम होती है ना, क्योंकि उनमें क्या होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा हो रही है, जिसकी वजह से इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होने की वजह से ऑर्बिटल ज्यादा क्लोज है, ठीक है। तो कार्बन हो गया और ये हमारे पास ऑक्सीजन हो गया, ठीक है। और कार्बन के हमारे पास 2p में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 2 होते हैं, ठीक है। और इधर कितने होते हैं, ऑक्सीजन में हमारे पास 5 होंगे, 5 नहीं सॉरी 4 होंगे, ठीक है। अब देखो हमारे पास यहाँ पे मिक्सिंग हो रही है, तो सबसे नीचे वाला हमारे पास ऑर्बिटल आ जाएगा पाई 2px, पाई 2py, ठीक है। और यहाँ पे आ जाएगा सिग्मा 2pz, फिर आ जाएगा हमारे पास पाई स्टार, फिर आ जाएगा हमारे पास सिग्मा स्टार। डायरेक्टली लिख रही हूँ, जो नीचे बॉन्डिंग है ना, इनके एंटी बॉन्डिंग्स आ जाएंगे। कितने इलेक्ट्रॉन है टोटल, देखो 4 5 6, तो कैसे होंगे, 1 2 3 4 5 6। अब होता क्या है कि जो ये हमारे पास सिग्मा 2pz होता है ना, ये नीचे बन गया, बट इसकी एनर्जी जो होती है वो कार्बन के क्लोजर होती है। जो सिग्मा 2pz होता है, इसकी जो एनर्जी होती है वो कार्बन के क्लोजर होती है, जिसकी वजह से, और कार्बन में, कार्बन की एनर्जी क्योंकि ऑक्सीजन से ज्यादा है, तो कार्बन में कैसा है, एंटी बॉन्डिंग करेक्टर ज्यादा है, ठीक है, एंटी बॉन्डिंग करेक्टर, ठीक है। तो जो ऑर्बिटल यानी कि जो ऑर्बिटल कार्बन के नजदीक हुआ उसमें भी एंटी बॉन्डिंग करेक्टर ज्यादा होगा। तो अब बोलने का मतलब ये है कि जो सिग्मा 2pz होता है उसमें भी हमारे पास क्या होता है, एंटी बॉन्डिंग करेक्टर होता है, कुछ परसेंट, ठीक है, एंटी बॉन्डिंग करेक्टर होता है। इसीलिए अगर कार्बोनिल की एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन आते हैं, ठीक है, एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन आते हैं, ठीक है। वो तो हम सबके लिए होता है कि जब भी हमारे पास, हम किसी भी मॉलिक्यूल को लेते हैं, उसके एंटी बॉन्डिंग में अगर इलेक्ट्रॉन आते हैं तो बॉन्ड ऑर्डर हमारे पास क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है, आपको पता है। क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है हमारे पास, हाफ ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग, है ना। तो एंटी बॉन्डिंग में क्या होगा, जब इलेक्ट्रॉन आएंगे तो हमारे पास बॉन्ड ऑर्डर जो होगा वो डिक्रीज हो जाएगा, तो यही चीज है। बट मैंने बोला क्योंकि अब की बार सिग्मा 2pz भी क्या है, एंटी बॉन्डिंग करेक्टर उसमें ज्यादा है, यानी कि जब सिग्मा 2pz में
जो है सिग्मा 2p z से अगर हम इलेक्ट्रॉन्स को निकाल देते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स को हम निकाल देते हैं, ठीक है, तो होगा क्या कि हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन है हम क्या कंसीडर करेंगे कि वो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से जा रहे हैं, ठीक है, और एंटी बॉन्डिंग वाले इलेक्ट्रॉन अगर कम होंगे तो बॉन्ड ऑर्डर हमारे पास क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो ध्यान रखना है कि अगर सिग्मा 2p z के इलेक्ट्रॉन जाते हैं, ठीक है, ठीक है, अगर ऐसा हमारे पास बताया है कि वो क्या है, CO प्लस है, ठीक है, CO प्लस लिखा है, तो CO प्लस का मतलब क्या है कि हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन कार्बोनिल से निकल गया, ये कार्बोनिल है, एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो वो सिग्मा 2p z से निकलेगा, तो आपको लगेगा कि वो बॉन्डिंग से निकल रहा है, जबकि वो किससे निकलेगा, एंटी बॉन्डिंग से। क्यों? क्योंकि 2p z में एंटी बॉन्डिंग करेक्टर भी होता है, इसी वजह से CO प्लस का जो बॉन्ड ऑर्डर होता है वो CO से हमारे पास, जो CO प्लस का हमारे पास बॉन्ड ऑर्डर होता है वो CO से ज्यादा होता है, ये ध्यान रखना है आपने, ठीक है। अब देखो क्या है, एक तो ये चीज इसमें समझने वाली थी, ठीक है। नंबर 2 इसमें क्या समझने वाला था कि जो कार्बोनिल है इसके पास पाई स्टार एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल अवेलेबल है जिसकी एनर्जी कम है, यानी कि हमारे पास कैसा है, बेसिकली पाई एक्सेप्टर लिगेंड होता है, ठीक है। और पाई एक्सेप्टर लिगेंड कहाँ है, मतलब बेसिकली पाई ऑर्बिटल कौन सा अवेलेबल है, पाई स्टार, ठीक है, तो ये पाई कैसा है, एक्सेप्टर लिगेंड है, ठीक है। पाई स्टार में अगर इलेक्ट्रॉन्स आएंगे तो अगेन बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, किसका, कार्बोनिल का। अगर कुछ ऐसा फैक्टर आता है कि हमारे पास कार्बोनिल में इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं तो वो एंटी बॉन्डिंग में आएंगे क्योंकि एंटी बॉन्डिंग ही खाली है, ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होगा कि जो कार्बोनिल का बॉन्ड ऑर्डर है वो वीक हो जाएगा, ठीक है, आपने ये ध्यान रखना। तो आधा कॉन्सेप्ट तो हमने यही समझ लिया कि हमारे पास क्या है, आधा टॉपिक तो हमने यही कवर कर लिया कि हमारे पास जो, एक मिनट इसमें कुछ प्रॉब्लम आ गई है, ठीक है। तो हमने आधी चीजें तो हमें यही समझ आ गई है कि मेटल और कार्बोनिल के बीच में बेसिकली हो क्या रहा है, ठीक है। जैसे कि हमने अभी अभी समझा कि हमारे पास जो कार्बोनिल है वो कैसा लिगेंड है, वो एक पाई एक्सेप्टर लिगेंड है, ठीक है। और वो क्यों है पाई एक्सेप्टर लिगेंड, क्योंकि उसके पास पाई स्टार ऑर्बिटल खाली पड़ा है, पाई स्टार वेकेंट ऑर्बिटल है, ठीक है, इसलिए वो हमारे पास क्या है, पाई एक्सेप्टर लिगेंड है, ठीक है। और हमने देखा कि जब पाई स्टार में एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन आते हैं तो बॉन्ड ऑर्डर कम हो जाता है, ठीक है। अब हो क्या रहा है कि मेटल और कार्बोनिल के बीच में बॉन्ड बन रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले तो मेटल है उसके पास वेकेंट ऑर्बिटल्स होते हैं, आपको पता है ट्रांजिशन मेटल में क्रिस्टोफिल थ्योरी क्या बोलती है कि मेटल के पास वेकेंट डी ऑर्बिटल होते हैं, ठीक है। और जो लिगेंड होता है वो पॉइंट चार्जेस की तरह ये काम करते हैं, और जो लिगेंड्स होते हैं ये मेटल की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से वो लिगेंड्स क्या करते हैं कि लिगेंड्स मेटल के ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स को डालते हैं, ठीक है। तो मेटल और लिगेंड के बीच में बॉन्ड फॉर्मेशन होती है, ठीक है, तो ये मेटल हो गया, ठीक है। कार्बोनिल कैसे अप्रोच करता है, कार्बोनिल में बेसिकली, कार्बोनिल में कैसे होता है, कार्बन ऑक्सीजन ऐसे, हम इसमें ऐसे बताते हैं नेगेटिव चार्ज, ठीक है, और इस तरह से बताते हैं, ठीक है। तो बेसिकली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा होने की वजह से कार्बन से इलेक्ट्रॉन डोनेशन होती है ऐसे मेटल पे, ठीक है। तो कैसे बॉन्ड बन जाता है इनके बीच में, मेटल सी डबल बॉन्ड O प्लस। तो पहले क्या होती है हमारे पास, सिग्मा डोनेशन होती है, कहाँ से कहाँ, सिग्मा डोनेशन होती है कार्बन से मेटल में, ठीक है। तो इनके बीच में कैसा बॉन्ड बन जाता है, सिग्मा बॉन्ड बन जाता है, ठीक है। अब क्या है देखो, इसी तरह से और भी काफी सारे लिगेंड्स लगे होंगे, हो सकता है कि सारे कार्बोनिल लगे हो और भी, ठीक है, ऐसे कार्बोनिल हो या हो सकता है PPH3 हो। तो बोलने का मतलब ये है, सपोज यहाँ कोई लिगेंड है, सपोज यहाँ Cl है, तो बोलने का मतलब ये है कि इस मेटल के अराउंड ना जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है वो काफी ज्यादा बढ़ जाती है, ठीक है। बेसिकली इलेक्ट्रॉन देखो मेटल के अंदर आ रहे हैं, मेटल के अंदर खुद में भी इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसके डी ऑर्बिटल्स में जैसे बात करें तो उसके अंदर डी ऑर्बिटल्स के अंदर और भी इलेक्ट्रॉन आते हैं, तो मेटल कैसा बन जाता है, उसके अराउंड बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं, तो वो चाहता है कि मैं अपने इलेक्ट्रॉन्स फटाफट से कहीं दे दूं, ठीक है। तो अब देखो इसके पास एक ऐसा लिगेंड आया कि जिसके पास भी खाली ऑर्बिटल्स हैं, बढ़िया हो गया मेटल को तो यार। फिर देखो इसके पास क्या है, पाई स्टार है, अब मेटल को तो बढ़िया होगा, वैसे इसके अराउंड इलेक्ट्रॉन बढ़ ज्यादा पड़े, अपने इलेक्ट्रॉन देना चाहता है स्टेबिलिटी के लिए, तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन फिर ये इसके पाई स्टार में डाल देगा जैसे ही इसको मौका मिलेगा।
जिस वजह से क्या होगा, मेटल और कार्बन के बीच में जो बॉन्ड होगा वो हो जाएगा स्ट्रॉन्ग, क्योंकि इसके कार्बोनिल के एंटी बॉन्डिंग के अंदर इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं। ठीक है, जो कार्बोनिल का एंटी बॉन्डिंग था पाई स्टार, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। तो जो बॉन्ड ऑर्डर रहेगा किसका, हमारे पास कार्बोनिल का, वो हमारे पास क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है, हाफ ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग। तो एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन आएंगे तो बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा, उसका डिक्रीज हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, हमारे पास कार्बोनिल की स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी या फिर उसका बॉन्ड ऑर्डर कम हो जाएगा। ठीक है, तो हुआ क्या, ये सब कुछ होने की वजह से कि जो बॉन्ड ऑर्डर था वो मेटल का और कार्बन का तो बढ़ गया। ठीक है, कैसे बढ़ा, कि पहले तो इनके बीच में सिग्मा बॉन्ड था, उसके बाद एक पाई बॉन्ड भी बन गया। वैसे कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड ऑर्डर क्या था, पहले ज्यादा था, अब एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन आ गए तो कम हो गया। तो जो बॉन्ड ऑर्डर था मेटल कार्बन का वो इंक्रीज हो गया, और जो बॉन्ड ऑर्डर था किसका, कार्बन ऑक्सीजन का, वो डिक्रीज हो गया। अब देखो जो बॉन्ड ऑर्डर होता है वो हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बॉन्ड स्ट्रेंथ के, है ना। आपको पता है, ये तो सिंपल सा है, जितना ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर उतनी ही ज्यादा स्ट्रेच बॉन्ड स्ट्रेंथ, है ना। ट्रिपल बॉन्ड है कोई, वो ज्यादा स्ट्रांग होगा डबल बॉन्ड से और सिंगल बॉन्ड से। ठीक है, और जो ये चीज होती है ना, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी। ठीक है, स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ जिस भी बॉन्ड की हम बात कर रहे हैं, लेट्स से कार्बन ऑक्सीजन की या फिर मेटल कार्बन की। ठीक है, उसके बाद देखो, अब जो स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी होती है, देखो बेटा, जो स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी होती है उसका फॉर्मूला होता है 1/2 पाई अंडर रूट के बाय न्यू। ठीक है, के क्या होता है हमारे पास, के होता है फोर्स कांस्टेंट। ठीक है, और जो फोर्स कांस्टेंट होगा वो किसके लिए ज्यादा होगा, जहां पे हमारे पास बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। तो फोर्स कांस्टेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बॉन्ड स्ट्रेंथ के, और बॉन्ड स्ट्रेंथ किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, बॉन्ड ऑर्डर के। ठीक है, तो बोलने का मतलब ये है कि जो बॉन्ड जितना ज्यादा स्ट्रांग होगा उसका बॉन्ड ऑर्डर उतना ज्यादा स्ट्रांग होगा, उसकी के की वैल्यू भी हमारे पास ज्यादा होगी, यानी कि हमारे पास जो स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर या फिर बॉन्ड स्ट्रेंथ। ठीक है, तो हम क्या बोल सकते हैं कि जो हमारे पास, अगर हम बात करें मेटल कार्बोनिल की, तो हमारे पास हो क्या रहा है, क्योंकि हमारे पास बॉन्ड ऑर्डर किसका ज्यादा है, मेटल कार्बन का, तो जो स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी है मेटल और कार्बन की वो बढ़ रही है, और जो स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी है कार्बन ऑक्सीजन की वो डिक्रीज हो रही है। ठीक है, डिक्रीज होती है मतलब जब भी हमारे पास कार्बोनिल की फॉर्मेशन होती है तो। ठीक है, अब देखो क्या है हमारे पास कि क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है, क्वेश्चंस करेंगे, साथ में हम समझेंगे भी कि कौन कौन से फैक्टर्स है वो बैक बॉन्डिंग को अफेक्ट करते हैं। अब बेसिकली अगर दो कॉम्प्लेक्सेस के बीच में हमें कंपैरिजन करना होगा तो हमें बेसिकली ये पता होना चाहिए कि लेट्स से हमारे पास ना फॉर एग्जांपल कॉम्प्लेक्स ए दिया है कोई और बी दिया है और हमें स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी का ऑर्डर पूछा है, तो हमें पता होना चाहिए ना कि कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट कर रहे हैं स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी को। तो हमने लिखा क्या टॉपिक, कि फैक्टर्स affecting the factors affecting the pi back bonding। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास आ गया चार्ज ऑन मेटल। ठीक है, जैसे कि हमारे पास हो गया M+, ठीक है, M+2, M-1। ठीक है, अब देखो चार्ज का थोड़ा सा सोचो पहले खुद, कि हमारे पास मेटल के ऊपर चार्ज किस तरह से इफेक्ट करेगा पाई बैक बॉन्डिंग को। ठीक है, एक है ऐसा न्यूक्लियस जिसके ऊपर मतलब मेटल आयन जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, वहां पे हमारे पास क्या है, बैक बॉन्डिंग हो रही है। ठीक है, एक है जिसके ऊपर थोड़ा सा और ज्यादा न्यूक्लियर चार्ज हो गया, एक है हमारे पास जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। अब हमने देखना है कि पाई बैक बॉन्डिंग किस में ज्यादा होगी। अब देखो मैंने क्या आपको रीजन बताया था, मेटल के ऊपर जितनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी उतना मेटल चाहेगा उसको देना, और जितना ज्यादा वो देगा
कार्बोनिल को वो इलेक्ट्रॉन्स उतनी ही ज्यादा मेटल की और कार्बन की स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी। ठीक है, यानी कि यहाँ पे लास्ट वाले की बात करें, ठीक है, जिसपे नेगेटिव चार्ज है, वहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है नेगेटिव चार्ज होने की वजह से। तो यहाँ पे बेसिकली होगा क्या, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है तो मेटल ज्यादा ज्यादा अपने इलेक्ट्रॉन देना चाहेगा, तो यहाँ पे ज्यादा इलेक्ट्रॉन देगा वो कार्बोनिल को। तो यहाँ पे मेटल कार्बन की जो स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी होगी वो हमारे पास हाईएस्ट हो जाएगी। ठीक है, और यहाँ पे कैसी हो जाएगी, लोएस्ट, क्योंकि यहाँ पे मेटल पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे कम है। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगा, हमारे पास जो बॉन्ड ऑर्डर है इनका वो भी इतना ज्यादा नहीं बढ़ पाएगा। यहाँ पे पाई बैक बॉन्डिंग ज्यादा होने की वजह से बॉन्ड स्ट्रेंथ भी ज्यादा नहीं रहेगी। ठीक है, तो अगर हम देखें कि सबसे ज्यादा हमारे पास किस पे होगी पाई बैक बॉन्डिंग, इस वाले में, फिर M प्लस में, फिर M+2 में। ठीक है, तो आपने ध्यान रखना है कि जितनी ज्यादा हमारे पास मेटल के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी, ठीक है, उतनी ही ज्यादा हमारे पास क्या होगा, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्जेंस वाला जो फैक्टर है वो बढ़ेगा। इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्जेंस जितने ज्यादा बढ़ेंगे उतना ही हमारे पास जो साइज होगा मेटल आयन का वो बढ़ेगा। ठीक है, वो भी बढ़ेगा, और जितना साइज बढ़ता है उतनी ही हमारे पास जो पोलराइजेबिलिटी है वो भी इंक्रीज होती है। ठीक है, और जितनी ज्यादा पोलराइजेबिलिटी होगी उतनी ही डोनरेबिलिटी भी होगी। ठीक है, जैसे कि हमारे पास साइज ज्यादा होगा, बड़ा, तो पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज के बीच में सेपरेशन भी उतनी ज्यादा होगी। जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज अलग होगा उतने ही अच्छे से वो डोनेट भी हो पाएंगे। जितने अच्छे से डोनेट हो पाएंगे उतनी ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग मेटल और कार्बन की बॉन्ड भी होगी। ठीक है, तो इस तरह से हमने क्वेश्चन करना है, तो इसी के बेस पे क्वेश्चन करते हैं। हमारे पास है कॉम्प्लेक्सेस MnCO MnCO6 प्लस, फिर है CrCO6, फिर है वेनेडियम CO6-। ठीक है, तो आपको बताना है किसका ऑर्डर, ऑर्डर ऑफ बैक बॉन्डिंग। ठीक है, एक आपको बताना है स्ट्रेचिंग ऑफ मेटल कार्बन बॉन्ड, या फिर डायरेक्टली कह लो स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ मेटल कार्बन। लास्ट में आपको बताना है स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ कार्बोनिल। ये तीन चीजें बतानी है आपको इसके लिए। ऐसे देखो क्वेश्चन भी बनते हैं एग्जाम में। ठीक है, अब देखो यहाँ पे सबसे पहले मैग्नीज के ऊपर चार्ज है +1, ठीक है, क्रोमियम पे चार्ज है 0, और वेनेडियम पे नेगेटिव चार्ज है। तो अगर हम बात करें कि हमारे पास पॉजिटिव चार्ज सबसे ज्यादा इस पे है, इस पे वेनेडियम पे नेगेटिव है, इस पे तो 0 ही है। तो अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तो सबसे ज्यादा वेनेडियम पे होगी, फिर क्रोमियम पे होगी, और सबसे कम मैग्नीज पे होगी क्योंकि इस पे पॉजिटिव चार्ज है। अब जितनी ही ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी उतनी ही ज्यादा पाई बैक बॉन्डिंग भी होगी। अभी मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, क्योंकि जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे उतना ही ज्यादा दूर जाना चाहेंगे। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ सबसे ज्यादा है, जिसकी वजह से हमारे पास जो पाई बैक बॉन्डिंग का ऑर्डर होगा, लेट्स से हम इसको ए बोल देते हैं, इसको बी बोल देते हैं, इसको सी भी बोल देते हैं। ठीक है, तो जो अगर हम पाई बैक बॉन्डिंग की बात करते हैं तो वो सी में सबसे ज्यादा होगी, फिर बी में होगी, फिर ए में होगी। ठीक है, और अगर हम बात करें जितनी ज्यादा पाई बैक बॉन्डिंग होगी उतना ही ज्यादा मेटल के बीच में और कार्बन के बीच में बॉन्ड स्ट्रांग होगा, यानी कि हमारे पास स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ मेटल कार्बन का भी यही ऑर्डर आ जाएगा, C, B एंड A। अगर हम कार्बोनिल की स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी का बात करें तो जितनी ज्यादा पाई बैक बॉन्डिंग होगी, ठीक है, जितनी ज्यादा पाई बैक बॉन्डिंग होगी, ठीक है, उतनी ही हमारे पास ये वाला बॉन्ड स्ट्रांग होगा और ये वाला बॉन्ड वीक होगा, जैसे हमने समझा था। यानी कि हमारे पास स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ कार्बोनिल का ऑर्डर आ जाएगा A, B एंड C, ऑपोजिट। ठीक है, इस तरह से आपने ये क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है, नेक्स्ट हमारे पास आता है बेसिकली
यही मतलब जो क्वेश्चन है ना आपसे, अच्छा क्वेश्चन फिर करवाते हैं, पहले मैं ना आपको ये करवा देती हूँ कि हमने करना है। एक तो आ गया हमारे पास क्या, एक फैक्टर तो हमने ये कर लिया कि चार्ज ऑन मेटल आयन, दूसरा हमारे पास क्या है, लीगेंड। ठीक है, तो जो नेक्स्ट फैक्टर आता है वो आता है नेचर ऑफ लीगेंड। ठीक है, क्योंकि देखो का मतलब कॉम्प्लेक्स बन रहा है तो उसमें क्या है, मेटल और लीगेंड ही है, एक मेटल आ गया, दूसरा क्या आ जाएगा, नेचर ऑफ लीगेंड। वो चीजें ये फैक्ट करेगी ना, नेचर ऑफ लीगेंड। ठीक है, अब जो लीगेंड्स हैं, जैसे कि सपोज हमारे पास मेटल और कार्बोनिल का है एक बॉन्ड, जो दूसरा लीगेंड है जो, वो लीगेंड हमारे पास क्या हो सकता है, वो लीगेंड हमारे पास हो सकता है कि वो कैसा लीगेंड हो, पाई डोनर लीगेंड हो। ठीक है, हो सकता है कि वो लीगेंड हमारे पास कैसा लीगेंड वो हमारे पास क्या हो, ओनली सिग्मा डोनर हो। ठीक है, हो सकता है हमारे पास जो लीगेंड है वो कैसा हो, वो पाई एक्सेप्टर लीगेंड हो, पाई एक्सेप्टर लीगेंड। ठीक है, तो वो कैसा भी लीगेंड हो सकता है। ठीक है, अब देखो अगर हमारे पास पाई डोनर लीगेंड है, ठीक है, अगर पाई डोनर लीगेंड है जैसे कि Cl है, ठीक है, ऐसे अगर Cl है, Cl कैसा है, पाई डोनर। ठीक है, इसके पास लोन पेयर्स अवेलेबल होते हैं, इनको डोनेट कर सकता है मेटल के और डी ऑर्बिटल्स में। अगर पाई डोनर लिगेंड है तो मेटल के ऊपर क्या कर रहेगा, वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को मेटल के ऊपर इंक्रीज कर देगा। अब जितनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मेटल पे इंक्रीज होगी, यानी कि उतना ही हमारे पास स्ट्रॉन्ग जो होगा मेटल कार्बन का बॉन्ड बन पाएगा, है ना, उतनी ही ज्यादा बेसिकली पाई बैक बॉन्डिंग होगी। जो पाई बैक बॉन्डिंग होगी वो हमारे पास क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, और पाई बैक बॉन्डिंग इंक्रीज हो जाएगी, यानी कि जो स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी है मेटल कार्बन की वो भी बढ़ जाएगी। ठीक है, अब स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी मेटल कार्बन की बढ़ गई तो स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी सीओ की डिक्रीज हो जाएगी। तो पाई डोनर लिगेंड्स बेसिकली क्या करते हैं, वो पाई बैक बॉन्डिंग को बढ़ा देते हैं। ठीक है, उसके बाद ओनली सिग्मा डोनर्स है, उनका काम क्या है, जैसे कि NH3 होगा, उस पर सिर्फ एक लोन पेयर होता है, वो सिर्फ एक बार सिग्मा डोनेशन कर सकते हैं, उसके बाद इनके पास कोई वेकेट ऑर्बिटल नहीं है जिसमें ये एक्सेप्ट कर सके इलेक्ट्रॉन्स को, तो ये सिर्फ मेटल को ऐसे इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं, इनको और कोई काम नहीं है। ठीक है, यहाँ पे हमने लिख दिया कार्बोनिल। ठीक है, उसके बाद है पाई एक्सेप्टर लिगेंड, जैसे कि हमने लगा दिया हमारे पास फॉस्फीन्स होते हो सकते हैं, ठीक है, साइनाइड हो सकता है, ठीक है, या फिर हमारे पास C2H4 हो सकता है। ठीक है, ये सारे कैसे पाई एक्सेप्टर लिगेंड्स है, तो लेट्स से हमने साइनाइड लगा दिया CN। ठीक है, ये भी पाई एक्सेप्टर है ना, तो क्या होगा, क्योंकि अब की बार हमारे पास लिगेंड कैसा है, पाई एक्सेप्टर है, तो वो मेटल की जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो अपने अंदर ले लेगा, है ना, एक्सेप्टर है ना ये भी, तो ये क्या करेगा, मेटल से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को विड्रॉ कर लेगा, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो होगी वो हमारी मेटल के ऊपर क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, मेटल के ऊपर अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो गई तो सॉरी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी जो मेटल के ऊपर वो डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि ये ले रहा है उस इलेक्ट्रॉन्स को, जिसकी वजह से मेटल जो हमारे पास पाई बैक बॉन्डिंग होगी, बैक बॉन्डिंग वो हमारे पास कहाँ से कहाँ, मेटल से कार्बन में वो डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि आपकी बार पाई बैक बॉन्डिंग यहाँ से यहाँ भी हो रही है ना, तो याद रखना पाई बैक बॉन्डिंग जो मेटल से कार्बन में होगी वो डिक्रीज हो जाएगी, जिसकी वजह से हमारे पास मेटल कार्बन की जो स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी होगी वो भी डिक्रीज हो जाएगी, और जो कार्बन ऑक्सीजन की होगी वो हमारे पास इतनी ज्यादा कम नहीं होगी। ठीक है, तो हमारे ये आपने ध्यान रखना है कि कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं ये अफेक्ट करते हैं। ठीक है, अब देखो हमारे पास क्या है, जैसे मैंने आपको बताया था कि एक और एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ, जैसे हमारे पास है फॉर एग्जांपल, आपको पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट स्टेबल। ठीक है, आपसे पूछा है कि सबसे स्टेबल जो कॉम्प्लेक्स है वो कौन सा है। ठीक है, FeCO5, ठीक है, FeCO5, ठीक है, FeCO4 2 ठीक है, FeCO6+2। ठीक है, इन सब में से सबसे स्टेबल बताना है। तो सबसे पहले तो देख लो, इस पे चार्ज 0 है, इस पे चार्ज -2 है, इस पे चार्ज +2 है, Fe+2 है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे ज्यादा किस में है, ये सपोज ए है, ये बी है, ये सी है, तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आयरन की बी में है। ठीक है, तो अगर हम देखें बी में, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे ज्यादा है, इसलिए पाई बैक बॉन्डिंग भी सबसे ज्यादा इसी में होगी। तो जो अगर हम पाई बैक बॉन्डिंग देखते हैं, ठीक है, तो वो किस में सबसे ज्यादा है, बी में, ठीक है, फिर ए में और फिर सी में।
पाई बैक बॉन्डिंग अगर ज्यादा होगी तो मेटल और कार्बन का बॉन्ड भी उतना ज्यादा स्ट्रांग होगा। अब कोई भी कॉम्प्लेक्स बन रहा है वो कितना ज्यादा स्ट्रांग है, ये बात किस पर डिपेंड करती है कि जहां पे मेटल और लिगेंड का बॉन्ड स्ट्रांग होगा, जितना ज्यादा मेटल और लिगेंड का जो बॉन्ड होगा वो जितना ज्यादा स्ट्रांग होगा, ठीक है, स्ट्रांग बॉन्ड जितना ज्यादा होगा, उतनी ही हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स है वो स्टेबल भी उतना ही ज्यादा होगा। ठीक है, यानी कि अगर जितनी ज्यादा पाई बैक बॉन्डिंग होगी उतना मेटल और कार्बन का बॉन्ड स्ट्रांग होगा, उतनी ही ज्यादा स्टेबिलिटी भी हो जाएगी कॉम्प्लेक्स की। ठीक है, तो स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या हो जाएगा, BAC। अगर हम बात करें कि इनमें से सबसे स्टेबल कॉम्प्लेक्स कौन सा है तो वो है B। ठीक है, तो ऐसे भी आपके पास क्वेश्चन बन जाते हैं या फिर स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी के भी आपके पास क्वेश्चंस बन जाते हैं। अब इसकी मैं ना आपको एक और फर्दर एक और वीडियो इसमें बनाऊंगी जिसमें हम इसी के एक्सटेंशन करेंगे, क्योंकि मेटल कार्बोनेट थोड़ा बड़ा टॉपिक है, इसी को हम आगे कवर करेंगे। तो ये पार्ट 1 समझ लो आप, फिर पार्ट 2 मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में करवाऊंगी। थैंक यू सो मच।